एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल फू फेंग की ड्राइंग की तारीफ युआन के सामने कर रहे थे। पर इस बार भी युआन पूरी रियल स्टोरी को बदलकर अपनी एक स्टोरी फेंग को सुनाता है और उस हिसाब से ड्राइंग करने को बोलता है। फेंग तो उनके हिसाब से काम करने को जा ही रहा था, तभी वहां पर फे आती है जो कि फेंग को रोककर युआन से बात करने लग जाती है। फे के मुताबिक वो फेंग की वाइफ के हिसाब से नहीं, बल्कि उसे अर्थक्वेक रियल लाइफ स्टोरी के रीडर के हिसाब से उनसे बात कर रही है। युआन की लिखी गई कॉमिक बुक्स भी उसे बहुत पसंद है, लेकिन उनकी स्टोरी फिक्शनल है, इसीलिए युआन उन स्टोरीज को अपने हिसाब से बदल सकता है। पर फेंग की स्टोरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर अर्थक्वेक का डिजास्टर दिखाया गया है। तो युआन का इस तरह रियल स्टोरी को बदलकर रीडर्स के सामने अर्थक्वेक की फेक कहानी रखना ये बिल्कुल गलत है। फेंग भी इस बात पर फे को सपोर्ट करता है, पर युआन के हिसाब से उसकी स्टोरी राइटिंग ज्यादा बेटर है। तब फेंग युआन को एक चैलेंज करता है कि दोनों अर्थक्वेक डिजास्टर को लेकर अपनी अपनी ड्राइंग्स करेंगे। युआन अपनी फिक्शनल स्टोरी की ड्राइंग करेगा और फेंग अपनी रियल स्टोरी की ड्राइंग बनाएगा। बाद में उनका नाम मेंशन किए बिना ही ऑफिस के लोगों को वोटिंग करने को कहा जाएगा। अगर फेंग को ज्यादा वोट मिले तो वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी नहीं बदलेगा, और अगर युआन को ज्यादा वोट मिले तो वो ये जॉब छोड़ देगा और युआन अपने हिसाब से अर्थक्वेक वाली स्टोरी को पब्लिश कर सकेगा। फे और अंकल फू फेंग को ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। इससे फेंग का करियर खराब हो सकता है, लेकिन फेंग अपना डिसीजन नहीं बदलता। फिर युआन और फेंग अपनी अपनी ड्राइंग करके ऑफिस एम्प्लॉयज को वोटिंग करने को बोलते हैं, लेकिन एंड में जाकर युआन की ड्राइंग को ज़्यादा वोट मिलते हैं। फेंग को इस बात से बुरा तो लगता है, फिर भी वो चैलेंज के हिसाब से हारकर अपनी न्यूज़पेपर ऑफिस की जॉब छोड़ देता है। पर इन सबसे फे का मन खराब ना हो, इसीलिए फेंग फे को साइकिल पर बैठाकर घुमाने के लिए लेकर जाता है। उसी दिन फे अपना नाम फैक्ट्री ब्लैकबोर्ड न्यूज़पेपर में यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड होता हुआ देखती है, जो कि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ना जाने वो कब से इस पल का वेट कर रही थी। वही फेंग की डैड मॉम से शिन से मिलने की बात बोल रहे थे। शिन की शादी कहाँ और किस फैमिली में हुई है वो एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन मॉम बिजी होने की बात कहकर जाने से मना कर देती है। तभी घर में फेंग आकर अपनी जॉब से रिजाइन देने की बात उन्हें बताता है। कुछ दिनों बाद फिर यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जाएगी, उसके लिए भी फीस चाहिए होगी, और यूनिवर्सिटी जाने के बाद फिर जॉब नहीं कर पाएगी। उसे भी जब तक जॉब ना मिले तब तक फेंग अपने पेरेंट्स को घर के खर्चे देने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। लेकिन उनके पास भी अब पैसों की कमी थी। डैड को कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, उनके आर्ट पीसेस भी इतना सेल नहीं हो रहे थे। मॉम ने भी अभी अभी प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की है, और उनकी सैलरी से 4 लोगों की फैमिली मैनेज करना मुश्किल है। इसीलिए दोनों अपनी फैमिली की खानदानी बैंगल सेल करके फे की यूनिवर्सिटी फीस देने का डिसाइड करते हैं। वैसे भी ये बैंगल्स मॉम के बाद फे के ही होने वाले थे। उनकी ये बातें बाहर खड़े होकर फे और फेंग सुन लेते हैं, और दोनों अंदर आकर उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। फे तो उन बैंगल्स को उसी टाइम पर अपनी मदर इन लॉ से ले लेती है। आखिर ये बैंगल उनकी खानदानी निशानी है, तो इसे सेल करना सही नहीं होगा। रात को फे उसे बैंगल को पहनती है और कुछ देर बाद उतार कर अच्छे से रख देती है। वो इस बैंगल को अपने अगले जनरेशन को पास ऑन करना चाहती थी। फिर फे और फेंग से घर की फाइनेंशियल कंडीशन की बात कहती है। अब इस एक्स्ट्रा कमाई के लिए फे और ज़्यादा आर्टिकल और पोयम न्यूज़पेपर में भेजेगी, और फेंग हर दिन एजुकेटेड यूथ ऑफिस जॉब की बात पता लगाने के लिए जाने का डिसाइड करता है। साथ ही जब तक कोई जॉब नहीं मिलती वो फर्नीचर बनाकर सेल करने वाला था। अब ये प्रॉब्लमैटिक टाइम उन्हें साथ में सॉल्व करना था। अगले दिन अब फेंग को एजुकेटेड यूथ ऑफिस से एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के लिए वेटर की जॉब का पता चलता है, और इस रेस्टोरेंट में फेंग फे को लेकर कई बार खाना खाने के लिए गया था, इसीलिए उसे रेस्टोरेंट के सभी फूड आइटम्स के बारे में पता था, जो वो इंटरव्यू के दौरान मैनेजर को बोलने लग जाता है। मैनेजर उसकी बातों से इतना इम्प्रेस होता है कि फेंग को जॉब मिल जाती है। रात को फेंग ये गुड न्यूज़ फे को देता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश थी। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ हद तक सही हो जाएगी। अगले दिन अब काम के दौरान फेंग को रेस्टोरेंट से आइसक्रीम का एक पूरा डब्बा मिलता है, क्योंकि पिछली रात फ्रिज खराब हो गया था, इसीलिए आइसक्रीम मेल्ट हो गई थी। फिर भी फेंग और फे उसे मजे से एंजॉय करके खाते हैं। इधर लिंगी का रिलेशन जॉब की वजह से जियांग से अच्छा नहीं चल रहा था। इसी बात का फायदा लिंगी का सीनियर डोंग उठाता है। वो लिंगी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, और उसके दिमाग में जियांग के खिलाफ नफरत भर रहा था। यहाँ तक कि वो उसे फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर भी करवाने के लिए लेकर जाता है। ऊपर से आज रात भी लिंगी का जियांग के साथ जॉब को लेकर झगड़ा होता है। वो जियांग को किसी फाइनेंस के बड़े पोस्ट पर देखना चाहती थी, पर जियांग तो इंटरव्यू के लिए फाइनेंस बुक को पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं था। उल्टा वो तो फैक्ट्री की कैंटीन जॉब और अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस से ही खुश था। दूसरी तरफ माई अपनी एक कलीग के साथ शॉप बंद करके जाने वाली थी।
तभी एक कस्टमर ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आता है। माई उस पर्सन को चीज़ें दे देती है और वो पर्सन अपना वॉलेट वहीं पर भूल कर चला गया था। तब तक टिंग शॉप पर माई को पिक करने के लिए आता है। माई उस वॉलेट को लौटाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो कस्टमर जा चुका था और उस वॉलेट में बहुत ज़्यादा पैसे भरे हुए थे। ये देखकर माई और टिंग दोनों डर गए थे। फिर भी दोनों कस्टमर के वापस आने तक ये बैग अपने पास ही रखने का डिसाइड करते हैं। बाद में जब कस्टमर वापस आएगा तब वो बैग उसे लौटा देंगे। अब उसी दिन माई की मॉम का बर्थडे था, इसीलिए दोनों उनसे मिलने जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन माई के घर में पहले ही हंगामा मचा हुआ था। उसके भाई के पास अब कोई जॉब नहीं थी। उसे एक जॉब मिली है जिसको पाने के लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे। वो पैसे वो अपनी माँ से मांग रहा था, पर वो देने से मना कर देती है। तब उसका भाई माई और टिंग का डिवोर्स करवाने के लिए बोलता है। डिवोर्स के बाद वो माई की शादी एक रिच पर्सन से करवा देगा और उसके बदले उसे एक बड़ी पोजीशन में जॉब मिलेगी। ये बात सुनकर डैड गुस्से में वहां से चले जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग अपने फायदे के लिए अपनी बहन की शादी तोड़कर उसे बेचने की बात कर रहा था। सॉन्ग को किसी की हेल्प ना मिलता हुआ देखकर उसकी वाइफ भी बाहर गुस्से में चली जाती है। तब तक माई और टिंग खाने के सामान के साथ मॉम को बर्थडे विश करने के लिए आते हैं। फिर टिंग लंच रेडी करने के लिए जाता है और माई उस पैसे की बैग को कपड़ों के बीच छुपा देती है। उसे लगा कि ये पैसे उसके अपने घर में सेफ रहेंगे, पर वो गलत थी। उसका भाई और उसकी मॉम उन पैसों को चुराने लग जाते हैं और अपने फायदे के लिए यूज करने की बात कहते हैं। माई के रोकने पर भी वो नहीं रुकते। लकीली सही टाइम पर टिंग वहां पर आकर उनसे पैसे छीनकर माई को दे देता है और उसके साथ वहां से चला जाता है। इस इंसिडेंट से माई बहुत हर्ट हुई थी। उसके अपने ही घर वाले उन पैसों को चुरा रहे थे, जिनका इल्जाम उसके ऊपर लगता। अगर उसे चोर होने की सजा भी मिलती तब भी उसकी फैमिली उन पैसों को पाकर खुश ही रहती। अगले दिन हम फैंग की मॉम को देखते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय को मैथ प्रॉब्लम सिखा रही थी। उस एम्प्लॉय के हिसाब से मॉम के बच्चे तो उसी की तरह मैथ जीनियस होंगे ना। लेकिन मॉम उन्हें नहीं बोलती कि उनकी बेटी शिंग उन्हीं की तरह एक मैथ जीनियस है। वो सिर्फ फैंग की बात कहती है कि उनका बेटा एक कॉमिक आर्टिस्ट है, जो कि अपने फादर की तरह बना है। इस बात से वहां पर बैठी शिंग को बहुत ही बुरा लगता है। उसी दिन वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है। शिंग से मिलकर उसके फादर तो बहुत ही खुश थे, लेकिन उसकी मॉम उसका वेलकम नहीं करती। उनके हिसाब से शिंग ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, तो अब उसका उनके घर पर आने का कोई भी हक नहीं बनता। वैसे भी शिंग के पेरेंट्स का ब्लैक बैकग्राउंड है, उनसे रिश्ता रखने पर उसका करियर खराब हो सकता है। ये बोलकर मॉम डैड को लेकर अंदर चली जाती है और शिंग वहां पर खड़ी होकर रोती रहती है। घर जाकर वो अपने हस्बैंड को गले लगाकर बहुत रोती है। तब वो समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर दुखी है, इसलिए वो अगले दिन कुछ खाने की चीजें लेकर उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डैड से होती है। डैड अपने सन इन लॉ का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन मॉम उसकी तरफ इतना वेलकमिंग नहीं रहती। फिर भी वो शिंग के लिए मॉम से बात करने की कोशिश करता है, पर मॉम अपने रूम में जाने के बाद बाहर नहीं आती और दरवाज़ा भी नहीं खोलती। फिर भी वह घर जाकर शिंग को उसके घर जाने के लिए रेडी होने को बोलता है, लेकिन शिंग को नहीं लगता कि उसकी मॉम उसका अच्छे से वेलकम करेगी। तब वह उसे पास की बुरी यादों को भूलकर अपनी मॉम को वैसा ही ट्रीट करने को कहता है जैसे वो खुश होते टाइम किया करती थी। इधर फेंग और फे अपने घर वालों को गिफ्ट देने के लिए शॉपिंग लिस्ट बना रहे थे, जिसके बाद हम माई और टिंग को देखते हैं, जहाँ पर माई से वो पर्सन पैसे लेने के लिए नहीं आया था, तो वो खुद ही उन पैसों को खर्च करने का सोच रही थी। लेकिन टिंग इस बात से एग्री नहीं करता। वो उनके पैसे नहीं हैं, तो उन्हें उन पैसों पर हक नहीं जमाना चाहिए। अगर वो पर्सन 3 दिन तक नहीं मिला और वो उसे ढूंढ नहीं पाए, तो वो दोनों उन पैसों को पुलिस के पास दे देंगे और पुलिस खुद उस पर्सन को ढूंढ लेगी। टिंग की ये बात सुनकर माई को रियलाइज होता है कि वो अपनी फैमिली की तरह कितनी ग्रीडी होकर बातें सोच रही थी। अगले दिन अपशिंग ऑफिस में मॉम को सभी के सामने माँ कहकर बुलाती है, जो बात मॉम के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए शॉकिंग थी। किसी को भी नहीं पता था कि वो दोनों माँ बेटी हैं। फिर मॉम बाहर शिंग को ले जाकर उसे माँ बोलने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उसके मुताबिक भले ही पास्ट में उसने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल हमेशा उनसे जुड़ा रहा है। यहाँ तक कि शिंग बाकी एम्प्लॉय से भी बोल देती है कि ये उसकी मॉम है। फिर दिन भर वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार उन्हें मॉम कहकर बुलाती रहती है। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद हुआ शिंग के साथ साथ अपनी मदर इन लॉ को भी पिक करने के लिए आता है, लेकिन मॉम अकेले वहां से निकल जाती है। फिर भी शिंग अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो हुआ को ट्यूसडे को उसके पेरेंट्स के घर लंच पर चलने के लिए रेडी रहने को बोलती है। इधर फेंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में युआन आता है। अब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि फेंग की रियल स्टोरी
उसकी ड्राइंग सच में बहुत ही अच्छी है, उसमें चेंजेस करना सही नहीं था। वो फैंग को फिर से एक जॉब ऑफर करता है, कॉमिक बुक से ही रिलेटेड, पर फैंग इस चीज़ से उन्हें इनकार कर देता है। बाकी फैंग के दिल में युआन के लिए कोई हेट नहीं था, युआन उसके लिए हमेशा सीनियर रहेगा। यहाँ तक कि फैंग उन्हें मेन्यू कार्ड से कुछ भी ऑर्डर करने को बोलता है। वो कोई भी खाना अपनी तरफ से उन्हें खिलाना चाहता था। जब युआन नोटिस करता है कि फैंग ने मेन्यू कार्ड की डिशेस को खुद ड्रॉ किया था, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। रात को फेंग फे से युआन की नई कॉमिक बुक के बारे में बोलता है। उन्हें एक राइटर की ज़रूरत है, और अब क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है तो फे वहाँ पर काम कर सकती है। वैसे भी उसे पता है कि फे उसकी कॉमिक स्टोरीज को लेकर अपना रिव्यू भेजती थी, वो भी दूसरे नामों से। मतलब कि उसे राइटिंग की समझ अच्छी खासी है। वैसे वे अपनी बुक लिखना चाहती है, पर युआन की हेल्प के बिना अकेले। तब फेंग उसे अपनी बुक लिखने के लिए एनकरेज करता है। यहाँ तक कि फेंग अपने फादर को रूम में बुलाकर किसी अच्छे पब्लिशिंग हाउस के बारे में पूछता है। फे अपनी बुक लिखने वाली है। ये जानकर फेंग फे को राइटिंग की बहुत सी टिप्स देता है। उनके पास अच्छे पब्लिशिंग हाउस के कॉन्टैक्ट्स भी है। लेकिन फे के घर में उसका पूरा उल्टा माहौल था। उसकी फैमिली तो उनकी स्टोरी फे की बुक में कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, इसे लेकर अलग अलग ओपिनियन दे रही थी। उनके बीच की नोकझोंक देखकर फे को बड़ा मजा आ रहा था। दूसरी तरफ जियांग लिंगी को डोंग से छुप छुप कर मिलते हुए देख लेता है, जहाँ पर लिंगी अकाउंट की जॉब देने के लिए डोंग से रिक्वेस्ट कर रही थी। वो तो अपनी फैक्ट्री की जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार थी। डोंग उसे जॉब दिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके बदले वो उसके करीब आना चाहता था। लिंगी भी डोंग को इस चीज के लिए इनकार नहीं करती, लेकिन ये सब दूर से देखकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहां पर डोंग को आकर मारने पीटने लग जाता है, पर किसी तरीके से लिंगी उसे पकड़ लेती है और डोंग को वहां से भगा देती है। फिर वो जियांग से डिवोर्स मांगती है। उसे लगा था कि जियांग के साथ उसे एक कंफर्टेबल रिच लाइफ मिलेगी, जो कि उसे चाइल्डहुड से नहीं मिली थी। उसके फादर ने एक दूसरी लेडी के लिए फैमिली को छोड़ दिया था। फिर उसकी मॉम की मौत के बाद वो फार्म में काम करके बड़ी मुश्किलों से अपनी लाइफ जी रही थी। वो तो अपनी होपलेस लाइफ से परेशान होकर मरने वाली थी, लेकिन फेंग ने उसे अपनी यूनिवर्सिटी सीट दे दी। फिर वो इस बड़े सिटी में पढ़ने के लिए आई। न्यूज़पेपर ऑफिस में उसने इंटर्नशिप की और अब फैक्ट्री में क्लर्क की जॉब कर रही है। उसे लगा कि फैक्ट्री हेड की बेटी से शादी करके वो एक पावरफुल और रिच फैमिली का हिस्सा बनेगी। पर ना तो अब जियांग की माँ फैक्ट्री हेड रही, और ना ही जियांग अब कैंटीन की जॉब के अलावा कोई बड़ी जॉब करना चाहता है। उसे जो चाहिए था वो अब जियांग से नहीं मिल रहा, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ रहकर क्या फ़ायदा। इसलिए वो अगले दिन जियांग को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिवोर्स देने के लिए बुलाती है। लिंगी से ऐसी बातें सुनकर जियांग हैरान था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरीके से धोखा देगी। वो घर जाकर इस बारे में अपनी मॉम को बोलता है। उनके हिसाब से तो लिंगी ही उसकी अच्छी लाइफ पार्टनर होगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उनकी मर्जी से ही तो उसने लिंगी का प्यार एक्सेप्ट किया था। लिंगी इस तरीके से जियांग को धोखा दे सकती है, ये जानकर मिसेस शू शॉक थी। वो यूनिवर्सिटी में लिंगी के खिलाफ और डोंग की वर्क प्लेस में कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन जियांग उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहता था। वो सच में उससे प्यार करता है, तो उसकी खुशी अगर डिवोर्स में है तो वो उसे डिवोर्स देने के लिए भी रेडी है। वो लिंगी के साथ बिताए सभी पलों को याद करता है। अगले दिन अब लिंगी और जियांग का डिवोर्स हो जाता है। जियांग उसे आगे की लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देकर चला जाता है। इधर फैंग फ्री टाइम में अपने कलीग्स की ड्राइंग बनाता है, जो कि इतने रियलिस्टिक होते थे कि सभी को काफी पसंद आते थे। और फैंग इस ड्राइंग के बदले अपने सीनियर से रेस्टोरेंट का कॉफी पॉट एक दिन के लिए मांगता है। वैसे रेस्टोरेंट का सामान घर ले जाना तो अलाउड नहीं था, पर फेंग के लिए वो उसे कॉफी पॉट ले जाने को दे देती है। फेंग अब रात को घर में ही उस कॉफी पॉट से ऑथेंटिक कॉफी बनाकर फे को पिलाता है, ताकि उसे नींद ना आए और वो देर रात तक स्टडी कर सके। इस बीच दोनों गेम खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। वहीं डोंग लिंगी को उसके साथ ट्रिप पर चलने को मना लेता है, हायर पोजीशन में जॉब पाने के लिए। लिंगी उसकी हर बात मान रही थी। डोंग तो जॉब दिलवाने के बहाने लिंगी के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तभी एक शॉकिंग चीज होती है। डोंग की वाइफ वहां पर आकर लिंगी को थप्पड़ मारती है, और अपनी वाइफ को देखकर डोंग ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि जॉब पाने के लिए लिंगी उसे रिड्यूस कर रही हो। लेकिन डोंग मैरिड था, ये बात लिंगी को पता भी नहीं थी। उसे लगा कि डोंग तो उससे प्यार करता है, वो उसे जॉब भी दिलवाएगा और उसे शादी भी करेगा, और शादी के बाद लिंगी को एक कंफर्टेबल रिच लाइफ मिलेगी।
पर डोंग के जाल में फंस कर लिंगी ने जियांग से डिवोर्स ले लिया। अगले दिन अब डोंग की वाइफ से कंप्लेन मिलने के बाद लिंगी को यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है। उसका अफेयर किसी मैरिड मैन के साथ था, ये बात सबको पता चल चुकी थी। इधर माई और टिंग ने उस कस्टमर को ढूंढकर उनके पैसे उन तक पहुंचा दिए थे, जिसके बाद एक दिन वो कस्टमर खुद ही टिंग और माई को उनकी सच्चाई के लिए, उनकी ऑनेस्टी के लिए थैंक यू बोलने के लिए घर पर आता है। तो इस वजह से टिंग की रिस्पेक्ट भी बहुत ही बढ़ गई थी और वो हीरो बन गया था। यहाँ तक कि फैक्ट्री के डेप्यूटी डायरेक्टर टिंग की ऑनेस्टी देखकर उसकी शेफ जॉब को परमानेंट कर देते हैं और सैलरी को भी बढ़ा देते हैं, जिस बात से वो काफ़ी खुश था। इतने सारे पैसे हाथ में आने के बाद उसने लालच नहीं दिखाया, ओनर को उनके पैसे वापस दिए। उनकी ये ऑनेस्टी उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम लेकर आई। वहीं फेंग फे के लिए एक पियानो लेकर आया था। ये पियानो पहले उसकी ग्रैंडमदर का था। उसके पेरेंट्स के ऊपर देशद्रोही होने का इल्ज़ाम लगने के बाद अथॉरिटीज़ उनके घर का सामान ले गए थे, पर अब जब सभी इल्ज़ाम झूठे साबित हो गए हैं तो उनके घर का सामान अथॉरिटीज़ ने वापस कर दिया। फे तो चाइल्डहुड में पियानो प्ले करती थी, इसलिए फेंग ने ये पियानो उसके रूम में ही रख दिया था। फिर फे फेंग के लिए पियानो को प्ले करती है। इस दौरान फेंग के लिए फे वही चाइल्डहुड वाली लड़की है जो कि स्कूल में पियानो प्ले करती थी। अगले दिन अब फेंग बहुत ही अच्छे से खुद लंच रेडी करता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसका कोई फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ लंच पर आने वाला है। पर यहाँ पर फेंग का दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसका ब्रदर इन लॉ हुआ था। आज दोस्त के बहाने फेंग ने हुआ और शिंग को घर में लंच पर बुला लिया था, जिन्हें वहां पर देखकर मॉम जरा भी खुश नहीं थी। शिंग जब उन्हें अपने हाथों से बना हुआ मफलर गिफ्ट करती है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनसे रिश्ता तोड़ते टाइम शिंग ने ऐसा ही एक मफलर भेजकर उनसे रिश्ता तोड़ा था। फिर मॉम सभी को खाना खाने के लिए बोलती है, पर वो खुद अंदर रूम में चली जाती है। तब शिंग उन्हें मनाने के लिए वहां पर आती है। उसके मुताबिक माना कि उसने अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़कर गलती की थी, पर वो उसे सुधारना चाहती है। मॉम के हिसाब से डैड के ऊपर देशद्रोही होने का इल्जाम झूठा लगा था, इसीलिए उन्हें अथॉरिटीज ने यूनान भेज दिया। वो उन्हें भी साथ में लेकर यूनान जाना चाहती थी, पर तब शिंग को उनके साथ नहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाई और उन्हें ग्रैंडमदर ने संभाला। पर शिंग ने क्या किया, उसका मैथमेटिक्स का करियर खराब ना हो किसी देशद्रोही की बेटी होने की वजह से, इसीलिए उसने उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए। कभी उनको एक लेटर तक नहीं लिखा। शिंग के मुताबिक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो उनके साथ यूनान चली जाती तो फेंग और उसकी स्टडीज खराब हो जाती और तब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स में करियर बनाना था। तो उसे जो सही लगा उसने वही किया। रिश्ता भले ही टूटा हो पर नाम उसने कभी नहीं बदला, उनसे मिला हुआ फेस उसने नहीं बदला, वो हमेशा उनसे जुड़ी रही है। पर मॉम उसकी कोई भी बात नहीं मानती। वो नहीं चाहती थी कि शिंग अब भी देशद्रोही की बेटी के हिसाब से जानी जाए। वो अपने करियर और अपने इन-लॉज के साथ खुश रहे और उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद उसके इन-लॉज उससे नफरत कर सकते हैं। आखिर वो लोग आर्मी फैमिली से हैं, इसीलिए अब ना तो शिंग उनकी बेटी है और ना ही वो उसकी माँ है। ये सुनकर शिंग रोते हुए वहां से चली जाती है और हुआ उसे संभालने के लिए जाता है। पर रास्ते में सिंह उसे कुछ भी नहीं बोल पाती, सिर्फ रोती रहती है। वही फेंग अपनी मॉम को समझाने के लिए जाता है। उसकी सिस्टर ने भले ही उनसे रिश्ता तोड़ा हो, पर जब से उसकी जॉब लगी है उसने हमेशा उसके हाथों उनके लिए पैसे भेजे थे। वो पैसे उसकी कमाई के नहीं बल्कि शिंग की कमाई के थे। उसे हमेशा उनकी फिक्र रहती थी, इसीलिए उन्हें पास्ट को भूलकर इस फैमिली को फिर से जोड़ना चाहिए। फेंग से ये सब सुनकर मॉम शॉक थी। दूसरी तरफ शिंग हुआ से पूछती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी नहीं है। हुआ के मुताबिक हर किसी की लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं आ सकती है, इसीलिए शिंग ने जो डिसीजन लिया था उसके लिए उसे कोई जज नहीं कर सकता। पर वो सोचती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा करियर को चूज करने को बोला, लेकिन जब उसके फादर का बुरा टाइम आया तब उसकी मॉम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने करियर को सैक्रिफाइस करके उसके फादर का साथ दिया और यूनान चली गई। पर यहाँ तो उसने फैमिली से रिश्ता तोड़कर अपना करियर चुना था, तो भला उसकी मॉम उसे कैसे माफ करेगी। तब हुआ उसे ये कहकर कंफर्ट करता है कि भले ही हम लोग जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले ले, पर प्रेजेंट में हम कितना खुश है वो मैटर करता है। जैसे कि उनकी शादी, दोनों ने अपने फायदे के लिए शादी की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। शिंगुआ की इन बातों से एग्री करती है और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन अब यूनिवर्सिटी मैथ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, मॉम का एक मैथ्स फॉर्मूला चाइना साइंस से इशू किया गया है। अब से चाइनीज मैथ बुक में उनका फॉर्मूला इंक्लूड किया जाएगा। मॉम के लिए एक बड़ी सक्सेस थी, जो देखकर शिंग काफी खुश थी, लेकिन अब भी उसकी मॉम ने उसे नहीं अपनाया था, इसीलिए शिंग इतनी परेशान थी।
कि उसके अब बेसिक मैथ इक्वेशन भी गलत हो रहे थे। जो गलती प्रोफेसर वो उसे दिखाते हैं, जो सब कुछ मॉम भी नोटिस कर रही थी, लेकिन वो शिंग की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आती। वहीं फे इतनी गर्मी में भी मफलर पहनकर फैक्ट्री जाने वाली थी, क्योंकि पिछली रात फेंग ने उसे नेक पर एक लव बाइट दिया था। तब फेंग मफलर हटाकर एक बैंडेज लगाकर उसे फैक्ट्री भेज देता है। फैक्ट्री में लिन एक लेडी वर्कर को डायरेक्टर के पास लेकर जाती है। वो लेडी बुरी तरीके से इंजर्ड थी। उसकी पूरी बॉडी में बैंडेजेस लगी हुई थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बुरी तरह मारा था। जॉन अपनी फैक्ट्री में किसी लेडी पर अब्यूज होते हुए नहीं देख सकता था। वो इस मामले में उस लेडी के हस्बैंड पर एक्शन लेने वाला था। यहाँ तक कि वो चीफ वांग से फैक्ट्री की बाकी मैरिड वुमेन्स का मेडिकल चेकअप करने के लिए बोलता है, ताकि पता चले कि किसी लेडी पर कोई फिजिकल अब्यूज तो नहीं हो रहा। इस दौरान लिन जियान से फे की बात कहती है, और फे ने भी अपने नेक पर बैंडेज लगाया हुआ था। हो सकता है कि फेंग ने उसे फिजिकली अब्यूज किया हो, पर फेंग की रिस्पेक्ट के चलते फे ये बात छुपा रही हो। इसीलिए लिन फे के घर जाकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। जियान को भी ये बात सही लगती है। वो लिन को इस मामले का पता लगाने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ माई और टेंग सॉन्ग को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। सॉन्ग तेंगडा के पास जॉब करता था। तेंगडा ने उसे रात को ट्रक से सामान डिलीवर करने के लिए भेजा। सॉन्ग ने रात को जाने से मना किया था, क्योंकि रास्ता रिस्की था, लेकिन तेंगडा की जिद की वजह से उसे डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ा और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं वो फ्यूचर में ठीक से चल भी पाएगा या फिर नहीं। अब सॉन्ग की जॉब से पैसे नहीं आएंगे। उसकी वाइफ भी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में ही रुकेगी, वो काम पर नहीं जाएगी। इसीलिए मॉम माई और टेंग से कुछ दिनों तक फैक्ट्री कैंटीन से फ्री खाना उन्हें देने की रिक्वेस्ट करती है। माई शायद उनकी हेल्प कर भी देती, अगर सॉन्ग उन दोनों को देखकर गुस्सा न करता तो। वो तो अपने एक्सीडेंट का ब्लेम भी उसी के ऊपर डाल रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। इसी बात से वो दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सॉन्ग के गुस्से की वजह से शायद अब माई से उन्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर उसकी वाइफ भी वहां से चली जाती है और सॉन्ग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में रोने लग जाता है। इधर लिन फे और फेंग के घर पर आकर उससे पूछने लग जाती है कि कहीं फेंग उसे अब्यूज तो नहीं कर रहा। फिर उसे समझा रही थी कि उसकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी लिन किसी भी तरीके से फेंग को एक अब्यूजिव हस्बैंड साबित करने में लगी हुई थी, ताकि वो उसे और फेंग को सोसाइटी में ह्यूमिलेट कर सके। तब फे को मजबूरी में उसे अपना लव बाइट दिखाकर समझाना पड़ता है कि ये लव बाइट है जो कि फेंग ने उसे दिया है। इस बात से लिन काफी एम्बैरस होती है। ऊपर से फे और फेंग उसके सामने ही रोमांटिक हो रहे थे, और उन्हें देखने के चक्कर में लिन के हाथ से कॉफी कप टेबल क्लॉथ पे गिर जाता है। तब फेंग लिन से उस टेबल क्लॉथ के 40 युआन या फिर अपॉलॉजी लेटर देने को बोलता है। लिन के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसीलिए वो अपॉलॉजी लेटर देने के लिए मान जाती हैं। दूसरी तरफ शिंग दिन रात मेहनत करके अपने मैथ एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूला सॉल्व करने में लगी हुई थी, पर वो बार बार फेल हो रही थी। इस पॉइंट पर हुआ समझ गया था कि शिंग को उसकी मॉम की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए वो अगले दिन उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है और उसकी मॉम को शिंग के साथ सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने को बोलता है। उन दोनों ने भी अपने फायदे के लिए एक दूसरे से शादी की थी। उसने शादी की क्योंकि शिंग उसकी गर्लफ्रेंड ज्ञान की तरह दिखती है, और शिंग ने इसीलिए शादी की क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से शिंग को रिस्पेक्ट मिलेगी। शिंग की फैमिली पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा, वो चीज़ लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। दोनों किसी फायदे के लिए एक दूसरे के साथ नहीं हैं। इस तरह एक टाइम पर शिंग ने भले ही अपने मैथमेटिक्स करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ा होगा, पर दिल से और अपने नाम से हमेशा वो उनसे जुड़ी रही। उसने एक टाइम पर फैमिली फोटो से खुद को हटा दिया था, पर बाद में उसने अपनी फोटो टेप से जोड़ ली थी। वह वही फोटो शिंग के पेरेंट्स को दिखाता है, जो देखकर दोनों रोने लग जाते हैं। पर मॉम के मुताबिक अगर शिंग ने कभी अपने करियर के लिए हुआ को छोड़ दिया, तब क्या वो खुश रहेगा? हुआ के हिसाब से उसे दुख तो होगा, लेकिन अगर करियर में आगे बढ़कर शिंग खुश रहती है, तो उसकी खुशी में ही वो खुश रहेगा। ये सुनकर मॉम को भी अब जाकर रियलाइज होता है कि अगर उसे अपना करियर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर अपनी पति का साथ देने का हक था, तो शिंग का भी अपने करियर को फैमिली से आगे चूज करने का हक था। जिसके बाद वो शिंग से मिलने जाती है और उसे वही मिरर दिखाती है, जो कि चाइल्डहुड में शिंग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने पर उन्होंने गिफ्ट किया था। साथ ही वो उसे अपनी फैमिली फोटो देती है और उसे फिर कभी भी खुद को फोटो से निकालने से मना करती है। यहाँ पर दोनों माँ बेटी फिर से एक हो चुके थे। जिसके बाद मॉम शिंग को मैथ फॉर्मूला सॉल्व करने में उसकी हेल्प करने लग जाती हैं। अगले दिन अब पूरी फैमिली साथ में एक फैमिली फोटो लेने के लिए जाते हैं। सालों बाद अब जाकर उनकी फैमिली पूरी हुई थी, जो देखकर शिंग बहुत ही खुश थी, और उसे खुश देखकर हुआ भी काफी खुश था। लेकिन सबकी लाइफ में खुशियां नहीं आती हैं।
फैक्ट्री के अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके इतने आइडियाज लगाकर लिन ने अपने जिस बॉयफ्रेंड का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था, आज वही बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करने के लिए आया है, क्योंकि लिन अब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड नहीं बल्कि एक मामूली फैक्ट्री वर्कर है। मिसेस शो की तरह उसे भी लोअर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है। अब इतनी छोटे पोजीशन में जॉब करने वाली लड़की से शादी करके वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। वैसे भी लिन अब बड़ी पोजीशन में नहीं है, तो वो उसे कभी भी जॉब लगवा कर नहीं दे सकती। लिन के साथ रहकर कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए वांग उसे ब्रेकअप करके चला जाता है, जिससे कि लिन काफी हर्ट होती है। ऊपर से उसी दिन लिन से एक और बड़ी गलती हो जाती है। वो गलती से फैक्ट्री की मशीन्स खराब कर देती है, जिससे फैक्ट्री डायरेक्टर उसे जॉब से निकाल देता है। लिन की लाख रिक्वेस्ट करने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। इस सब से वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब जब लिन को जॉब से निकाल दिया गया था, तो उसका रूम जो कि पहले फे और फेंग का था, वो उन्हें वापस दे दिया जाता है, जैसे कि वो दोनों काफी खुश थे। वहीं टिंग माई से छुपकर उसकी फैमिली के लिए हॉस्पिटल में खाना बनाकर ले जा रहा था, जो कि माई देख लेती है। टिंग को लगा कि वो उसे जाने नहीं देगी, लेकिन उल्टा वो उसे मीट देती है और उसके भाई के लिए सूप बनाकर ले जाने को बोलती है। टिंग भी वैसा ही करता है। हॉस्पिटल में जाकर वो सॉन्ग को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग अब भी उनसे नाराज था। तब टिंग उसे ठीक होने के बाद फैक्ट्री कैंटीन में काम करने की एडवाइस देता है, जो बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। फिर भी टिंग उसका मूड ठीक करने के लिए कैंटीन की बातें करके उसे चिढ़ाने लग जाता है। इधर फे और फेंग अपने नए घर जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे, पर फेंग के डैड नहीं चाहते थे कि उनके बेटे और बहू इस तरीके से घर खाली करके उन्हें अकेला छोड़कर जाए। हालांकि मॉम उन्हें समझा रही थी कि उनके बच्चों की अपनी लाइफ है, उन्हें अपने तरीके से जीने दे, उन्हें भी पर्सनल स्पेस चाहिए होगा। पर डैड को इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा था। तब फेंग अपने पेरेंट्स से उसके रूम में शिंग और हुआ को रखने के लिए बोलता है। वैसे भी शिंग और हुआ रेंट पर रह रहे थे, वो दोनों उनके साथ रहने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, जो सुनकर डैड और मॉम काफी खुश थे। जिसके बाद फे और फेंग अपने फैक्ट्री से मिले हुए पहले वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर फेंग इस बार वो पियानो भी फे के लिए लाया था, ताकि वो हमेशा जब मन करे उसे प्ले कर सके। दूसरी तरफ टिंग हर दिन सॉन्ग के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आ रहा था। इस दौरान वो उसे समझाता है कि अब कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसे अपनी इनकम के बारे में सोचना होगा, उसकी भी तो फैमिली है। उसे पता है कि सॉन्ग कुकिंग की जॉब को बहुत ही लो स्टैंडर्ड का मानता है, पर सोचो जिस कुकिंग की जॉब से कमाई करके वो घर आएगा और अपनी वाइफ और बच्चों को उसी कमाई से खाना खिलाएगा, तब उसे कितनी खुशी मिलेगी। ये बोलकर टिंग वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले वो सॉन्ग को माई का भेजा हुआ खाना खाने को बोलता है। यहाँ पर टिंग की हर एक बात सॉन्ग के दिल को छू गई थी। वो अपनी सिस्टर माई को याद करके रोते हुए उसका भेजा हुआ खाना खाने लग जाता है। जिसके बाद हम फे और फेंग को देखते हैं, जो कि पेपर गेम खेलकर टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस दौरान फेंग उसे सवाल पूछता है कि अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तब क्या वो उससे शादी करती। फे को नहीं पता कि उस पॉइंट पर वो क्या करती। वैसे भी फेंग के साथ शादी होने के बाद से उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती रही हैं। पहले उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए फेंग का हॉस्पिटल में ख्याल रखा था, फिर एक रूम पाने के लिए उससे शादी की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, भले ही कितनी कॉस्टली चीजें उसके पास आ जाए, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेंग का साथ रहना होगा। ये सुनकर फेंग उसे किस कर देता है। लेकिन दोनों की इन खुशी के पलों के बीच अगले दिन फे को एक बुरी खबर फैक्ट्री डायरेक्टर से मिलती है। उनकी फैक्ट्री में कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए इस साल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए उनका फैक्ट्री वर्कर कोटा बंद कर दिया गया है। मतलब कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए फैक्ट्री की तरफ से फे का जो नाम रिकमेंड किया गया था, वह अब हटा दिया गया है। कुछ देर बाद फैक्ट्री के न्यूज़ बोर्ड से भी उसका नाम हटा दिया जाता है। इस खबर से वो काफ़ी हर्ट होती है और घर जाकर फेंग के गले लगकर बहुत रोती है। वहीं तेंगडा माई के भाई से मिलने के लिए आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि उसे सॉन्ग की इंजरीज की कोई फिक्र है, बल्कि ट्रक एक्सीडेंट की वजह से उसका जो डिलीवरी सामान का नुकसान हुआ था, उसके पैसे वो उससे मांगने आया था। नहीं तो वो सॉन्ग पर केस करने वाला था। पर अगर सॉन्ग माई का डिवोर्स करवा कर उसकी शादी उससे करवा देगा, तो वो सॉन्ग को माफ़ कर देगा, उसे अपने लॉस की कोई कंपनसेशन भी नहीं लेगा। ये बात सुनकर सॉन्ग तेंगडा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सॉन्ग के हिसाब से उसका ब्रदर इन लॉ टिंग उसके जैसा घटिया पर्सन नहीं है, वो उससे लाख गुना अच्छा है। ये सुनकर गुस्से में तेंगडा उस पर केस करने की बात बोलकर वहाँ से जा रहा था। तभी माई और टिंग आकर उसे रोकते हैं और माई तेंगडा की लॉस को लेकर उसे डिस्कशन करने लग जाती है। माई के मुताबिक उसके भाई को
पता था कि रात को वो डिलीवरी वाला रास्ता खतरनाक है, वहाँ पर ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। फिर भी तेंगदा की जिद की वजह से उसे वो डिलीवरी करने जाना पड़ा और उसका एक्सीडेंट हो गया। सामान का लॉस तो हुआ वो अलग, तेंगदा को सॉन्ग के ट्रीटमेंट के पैसे देने चाहिए, ना कि उसके लॉस के पैसे उससे वो लेने चाहिए। तेंगदा अगर केस करेगा तो वो लोग भी उस पर केस करेंगे, तब सजा उसे ही होगी। इतनी रात को डिलीवरी करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को खतरनाक एरिया में भेजने को लेकर। पर अब ये लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सामान का जो लॉस हुआ है उसका 450 युआन माई उसे दे देगी और 500 युआन तेंगदा खुद मैनेज करेगा। तेंगदा को भी पता है कि वो उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, वो खुद इस केस में ना फंस जाए, इसीलिए वो माई की बात मान जाता है और उसे 4.5 से युआन मांगता है। माई उसे पैसे दे देती है, लेकिन सिर्फ 50 युआन, क्योंकि उसके साथ जब तेंगदा की शादी की बात चल रही थी तब उसके भाई जोंग ने उसे 400 युआन के गिफ्ट दिए थे। उसका खर्चा कौन देगा? तेंगदा ने तो वो गिफ्ट वापस नहीं किए। इस तरीके से माई तेंगदा से पूरा हिसाब क्लियर कर लेती है और माई की बात ना मानने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। आज तक कभी भी उसके भाई और भाभी ने माई और टिंग के बारे में अच्छा नहीं सोचा, हमेशा उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। फिर भी आज वो हमेशा की तरह अपने भाई और भाभी के लिए खड़ी रही है। टिंग तो हर दिन उनके लिए खाना लाता रहा जब उनकी फैमिली के भूखे मरने की नौबत आई थी। ये सब देखकर उसकी भाई और भाभी को काफी गिल्टी फील हो रहा था। दोनों माई और टिंग से माफी मांगते हैं और यहाँ पर फाइनली माई का अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। दूसरी तरफ फे के लिए एक गुड न्यूज वेट कर रही थी। मिसिस शू से उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम निकाला है और फे को फैक्ट्री कोटा की जरूरत नहीं है। वो एंट्रेंस एग्जाम देकर भी कॉलेज में सीट पा सकती है। न्यूज़पेपर पर ये खबर देखकर वो काफी खुश थी। वो खुशी से मिसिस शू और फैंग के गले लग जाती है। मिसिस शू एक टाइम पर जहाँ फैंग की फैक्ट्री जाने के खिलाफ थी, आज वो उसकी पक्की दोस्त बन चुकी थी और उसी खुशी में वो भी खुश थी। उसके बाद तो फे के इन लॉज भी स्टडी में उसकी बहुत ही हेल्प करते हैं। उसकी मदर इन लॉ उसकी मैथ्स में हेल्प करने वाली थी और उसके फादर इन लॉ उसे सोशल स्टडीज की बुक देते हैं। फिर फे लगातार एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी करती रहती है और फेंग उसका ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। वहीं शिंग के लिए भी एक गुड न्यूज़ उसका वेट कर रही थी। प्रोफेसर वू से उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी उसकी टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस है और उसे फर्दर स्टडीज के लिए जर्मनी भेजना चाहती थी। अब पहले तो अपने करियर के फायदे के लिए शिंग तुरंत डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अब उसके लिए उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या डिसीजन ले। इस दौरान हुआ को पहले से ही इस ऑफर के बारे में प्रोफेसर वो से पता चल चुका था। वो शिंग को ये ऑफर एक्सेप्ट करके फर्दर स्टडीज के लिए जाने को बोलता है। वैसे हुआ को भी जर्मनी से एक मेडिकल जॉब का ऑफर आया था, पर तब उसने सोचा था कि शिंग को छोड़कर वो नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर उसे पहले पता होता तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट करके उसके साथ जर्मनी चला जाता। ये सुनकर शिंग भी अपना ऑफर रिजेक्ट करके हुआ के साथ ही रहने का डिसीजन लेने वाली थी, लेकिन हुआ उसे अपने डिसीजन बदलने से मना करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो डिसीजन है वही शिंग का डिसीजन हो। वो दोनों कितना भी दूर रहे, एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते रहेंगे और वैसे भी 2 साल बाद कोर्स ख़त्म करके वो वापस आ ही जाएगी। ये सुनकर शिंग जर्मनी जाने का डिसाइड करती है। ये उसके मैथमेटिक्स करियर में आगे बढ़ने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगले दिन अब फेंग जब काम से घर आता है तब उसे रूम में वही एरोसाइन रूफटॉप की तरफ पॉइंट दिखता है। वो रूफटॉप पर जाता है जहाँ पर वो अपनी सभी ड्राइंग्स को देखता है। फे ने उन सभी ड्राइंग्स का एक छोटा सा आर्ट एग्जीबिशन बना दिया था। उन ड्राइंग्स में उन दोनों की पूरी लाइफ स्टोरी दिखाई गई थी। मिडिल स्कूल में उनकी पहली मुलाकात, उनकी नोक-झोंक, फैंग का एक्सीडेंट के बाद फे का उसका ख्याल रखना और उनकी शादी। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी लाइफ जी, ये सब कुछ देखकर फैंग काफ़ी इमोशनल होता है और उसे थैंक यू बोलता है। फैंग ने भी एक डिसीजन लिया था, फे के साथ एंट्रेंस एग्जाम देने का और आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का। ऐसा नहीं है कि उसे यूनिवर्सिटी जाना है, वो सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता है। अगर वो यूनिवर्सिटी जाएगी तो फैंग उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। ये सुनकर फे बहुत ही खुश थी। उसके बाद फैंग की मॉम और सिस्टर उन दोनों को ही मैथ्स ट्यूशन देने लगते हैं। फे तो स्टडी में अच्छी थी, लेकिन फैंग को आर्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं आता। उसका मैथ्स देखकर तो उसकी मॉम और सिस्टर का दिमाग खराब हो रहा था। ऊपर से फे एग्जाम खत्म होने तक फे फैंग को अलग बेड पर सोने को बोल रही थी, पर फैंग उसे कडल किए बिना नहीं सो पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शिंग सभी को बाय बोलकर 2 साल के लिए हायर स्टडी करने के लिए जर्मनी चली जाती है। वह उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाता है। शिंग उसे छोड़कर जाने को लेकर बहुत ही दुखी थी। तब हुआ उसे बोलता है कि उनकी हॉस्पिटल ने एक स्पॉन्सर्ड स्लॉट अनाउंस किया है, वो भी जर्मनी के लिए। मतलब कि अब कुछ दिनों बाद हुआ भी अपने काम के लिए जर्मनी जाएगा और उसके साथ ही रहेगा। ये खबर सुनकर वो काफी खुश थी।
कुछ दिनों बाद अब ईयर 1997 का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होता है। फे और फेंग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फे की स्कूल टीचर उसे गुड लक विश करती है। किसी को फे पर भरोसा हो या फिर ना हो, फे से ज़्यादा उसकी टीचर को उस पर भरोसा है कि वो एक दिन कॉलेज ज़रूर जाएगी। इस दौरान हमें ईयर 1977 के चाइना का एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम का फुटेज दिखाया जाता है। अब कुछ दिन बाद फे और फेंग के पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ लंच करते हैं, जहाँ पर माई और टिंग अपने आने वाले बेबी का अनाउंसमेंट करते हैं। एक तरफ जहाँ पर माई प्रेग्नेंट थी, वहीं फेंग भी एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया था और फे भी कुछ देर बाद घर आकर एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की न्यूज़ सभी को देती है। पूरी फैमिली में कई सारी खुशियाँ आ चुकी थी, सभी लोग बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फेंग और फे का एडमिशन कॉलेज में हो जाता है और दोनों कॉलेज चले जाते हैं आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब आखिर में हमें 1970s की कई सारी फुटेजेस इस ड्रामा में दिखाई देती हैं और इसी के साथ ड्रामा की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।